हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं बीटा रे स्पेक्ट्रम कि बीटा का एमिशन किस तरीके से होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि बीटा रे जब एमिट होते हैं तो दो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आपको ऑब्जर्व होगा। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बीटा रे का जो होगा उसमें कई तरीके की डिफ़िकल्टी क्रिएट हुई थी बीटा डीके में। तो हमारे पास जो बीटा डीके का ट्रांजिशन था, मान लीजिए आपके पास एक एनर्जी स्टेट E1 है और एक स्टेट है आपके पास एनर्जी E2। तो दोनों एनर्जी स्टेट पे एनर्जी लेवल्स हमारे पास डिफरेंट है E1 एंड E2। तो डिफरेंट एनर्जी स्टेट में जो हमारे पास E1 स्टेट है दैट इज़ पेरेंट न्यूक्लियस। पेरेंट न्यूक्लियस आपको पता है ब्रेक होता है डॉटर न्यूक्लियस में, और पेरेंट न्यूक्लियस की एनर्जी ग्रेटर होती है कंपैरिजन टू डॉटर न्यूक्लियस। तो जब पेरेंट न्यूक्लियस ब्रेक होगा डॉटर में तो आपके पास बीटा पार्टिकल एमिट करेंगे। अब जो बीटा पार्टिकल एमिट करेंगे या तो ये बीटा पार्टिकल हमारे पास नेगेटिव होंगे या ये बीटा पार्टिकल पॉजिटिव डिके करेंगे। जो नेगेटिव और पॉजिटिव डिके होगा वो डिपेंड करेगा हमारे पास क्या चेंज होगा इन एलिमेंट का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई भी पेरेंट न्यूक्लियस है उसका मास नंबर A है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z है, तो डॉटर न्यूक्लियस में अगर ब्रेक होगा तो मास नंबर सेम होगा, बस जो चेंज होगा यहाँ पे इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिक्रीज होंगे या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे, Z-1 या फिर Z+1। तो हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस से बीटा नेगेटिव का एमिशन हुआ E2 एनर्जी स्टेट में, तो इट मीन्स बीटा नेगेटिव एमिट हुए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो गए आपके पास Z+1 में। तो बीटा रेज का यहाँ पे जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ वो इस तरीके से था, बीटा नेगेटिव एनर्जी और बीटा पॉजिटिव एनर्जी। बीटा नेगेटिव एनर्जी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स और बीटा पॉजिटिव एनर्जी। जब बीटा नेगेटिव एनर्जी पार्टिकल्स को देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे थे या डिके कर रहे थे, उनकी एनर्जी डिफरेंट थी, मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं थी। तो जब डिके होगा तो हमारे पास ये जो कर्व होगी जहाँ पे एनर्जी डिक्रीज होगी, दिस इज एंड पॉइंट एनर्जी इन बीटा नेगेटिव, और बीटा पॉजिटिव में भी एंड पॉइंट एनर्जी आपके पास ये होगी। तो इसमें कहा कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके पास एमिट हुए, 1/3 एनर्जी तो मैक्सिमम थी आपके पास, लेकिन जो 2/3 आपके पास एनर्जी मिसिंग थी वो कहाँ गई? तो जो मिसिंग एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई आपके पास? प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। तो प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम देखेंगे कि पेरेंट न्यूक्लियस की एनर्जी इज इक्वल टू डॉटर न्यूक्लियस एनर्जी, इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारे पास एनर्जी कंजर्व करेगी। तो हमने देखा यहाँ से कि जो कंटिन्यूस बीटा स्पेक्ट्रम है, डिफरेंट एनर्जी लिमिट है हमारे पास ई मैक्सिमम की बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव के लिए। तो जो टोटल एनर्जी बीटा डीके में से एमिट हुई दैट इज कॉल्ड एंड पॉइंट एनर्जी। तो यहाँ से आपको पता चला कि जो मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन है इज एग्जैक्टली बैलेंस ऑफ क्यू वैल्यू। मीन्स अगर पेरेंट न्यूक्लियस एमिट होते हैं डॉटर न्यूक्लियस में तो इसका मतलब कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्यू की टर्म्स में। क्यू की टर्म्स में जब एनर्जी लिमिट एमिट होगी तो हमारे पास किसके इक्वल होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल या फिर एंड पॉइंट एनर्जी ई मैक्सिमम के। तो इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज देखी गई थी। इसमें डिफ़िकल्टीज जो थी बीटा रे स्पेक्ट्रम में कि जो 2/3 बाय एनर्जी कंजर्व हुई, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या डिफ़िकल्टी क्रिएट हुई थी जो आपको शो नहीं हुई यहाँ पे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स हमने यहाँ पे देखा कि अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे फॉलो होगी या नहीं होगी, तो हमने एक रिएक्शन ली और रिएक्शन में देखा कि जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो नहीं हो रही तो इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉलो हो रहा है। तो आपके पास रिएक्शन है हाइड्रोजन, ट्रिटियम ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये रिएक्शन कैसे लिखी गई है कि जो भी पेरेंट न्यूक्लियस है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन जब एमिट हुए तो प्लस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आप बोल सकते हैं कि X कोई भी एलिमेंट जब भी बीटा नेगेटिव एमिशन होगा, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास नंबर,
पेरेंट न्यूक्लियस किस में ब्रेक होगा, डॉटर न्यूक्लियस में। लेकिन बीटा नेगेटिव एमिशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे और मास नंबर सेम रहेगा, प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए 1, और यहाँ पे क्या टर्म्स हो गई, Z+1 मीन्स 2। तो इट मीन्स अगर हम देखें कि जो चार्ज और मास नंबर है दोनों का वो कंजर्व कर रहा है। तो हम देख सकते हैं इस रिएक्शन में, जो ये रिएक्शन थी आपके पास ट्रीटियम ऑफ हाइड्रोजन जो ब्रेक हुआ डॉटर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन मतलब बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स में, तो मास कंजर्वेशन किस तरीके से है हमारे पास, हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का देखेंगे, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए तभी वो कंजर्व होगा। अगर दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है तो कंजर्वेशन नहीं होगा। तो मास की बात कर रहे हैं, मास नंबर की, तो हाइड्रोजन पे कितने मास नंबर है, 3, और हीलियम पे 3 और इलेक्ट्रॉन पे 0। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में +3 और यहाँ पे 3 और 0, तो 3 और 0 यहाँ पे क्या होगा, किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो 3 इज इक्वल टू 3, तो इट मीन्स मास जो होगा यहाँ पे कंजर्व होगा। सेम ऐसे ही हम चार्ज के लिए देखेंगे, चार्ज कंजर्वेशन, कि इस पे जो चार्ज प्रेजेंट है दैट इज +1 हाइड्रोजन पे, हीलियम पे जो चार्ज प्रेजेंट है दैट इज 2, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है -1। तो हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज +1 है और राइट हैंड साइड में 2 और -1। तो 2 में से -1 गया, कितना हो गया आपके पास, 1। तो इट मीन्स यहाँ पे भी चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई हो गया, मास भी कंजर्व और चार्ज भी कंजर्व्ड। नेक्स्ट अगर हम निकाले एंगुलर मोमेंटम, इसमें चेक करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के लिए हाफ होगा एंड हीलियम एंड इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ एंड हाफ। तो लेफ्ट हैंड साइड का हाफ है आपके पास और हाफ प्लस ऑफ हाफ, आपके पास ये टर्म बन गई राइट हैंड साइड में 1। तो आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इज 1/2 एंड राइट हैंड साइड इज 1। तो इट मीन्स एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, सिर्फ मास नंबर कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, बट एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। तो एक डिफिकल्टी तो हमारे पास यही होगी कि चार्ज और मास नंबर कंजर्व होते हैं और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। सेकेंडली हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम स्पिन की बात करते हैं तो हमारे पास जो स्केल स्पिन है वो हाफ होती है, और हीलियम के लिए जो हमारे पास स्पिन है ये भी हाफ होगी और इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी हाफ। तो राइट हैंड साइड में जो स्पिन्स होंगी हमारे पास हाफ प्लस हाफ, अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ है तो हाफ प्लस हाफ इज़ 1, अगर माइनस हाफ है तो 0 बनेगा। तो इट मीन्स राइट हैंड साइड की जो स्पिन आपके पास मिली या तो वो 0 होंगी या फिर 1 होंगी। और तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हीलियम और इलेक्ट्रॉन बोथ आर फर्मायोन्स, क्योंकि जो इनका समअप है स्पिन्स का दैट इज 0 और +1, दैट मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल। तो एंगुलर मोमेंटम और लेफ्ट हैंड साइड आप क्या बोल सकते हैं, हाफ आया था और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ मिली +1। तो एंगुलर मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ नॉट ओबे, बस ओनली चार्ज एंड मास नंबर इज ओबे। तो इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। तो पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस में यहाँ पे बोला पॉली न्यूट्रिनो ने एक न्यू पार्टिकल डिस्कवर किया, उन्होंने उसका नाम था यहाँ पे एडिशनल पार्टिकल का नेम न्यूट्रिनो, जो बीटा पार्टिकल में से एमिट हुआ था। तो पॉली ने सजेस्ट किया था यहाँ पे कि जो पार्टिकल है न्यूट्रिनो उसकी एनर्जी किसके इक्वल होगी, ऑब्जर्व एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल एंड पॉइंट एनर्जी ऑफ कंटिन्यूअस बीटा रे स्पेक्ट्रम, इनके इक्वल। तो हमने देखा था कि जब एनर्जी हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ओबे नहीं हुआ तभी हमारे पास ये वाला प्रोसेस दिया गया। तो हम ये वाली रिएक्शन यूज़ कर रहे थे, हाइड्रोजन हीलियम प्लस बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जब एमिट करते हैं। तो इन्होंने इसके साथ क्या वर्ड ऐड कर दिया, न्यूट्रिनो, एक न्यू पार्टिकल्स को ऐड कर दिया। तो जब न्यू पार्टिकल को हमने ऐड किया तो न्यूट्रिनो जो है एक फर्मायोन्स है जिसकी स्पिन हमारे पास हाफ होती है। तो यहाँ पे देखा गया कि जो पहले एंगुलर मोमेंटम हाफ था, यहाँ पे न्यूट्रिनो के आने से यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इक्वल हो जाएगा। इक्वल कैसे हुआ, इसका हाफ माइनस हाफ प्लस ऑफ हाफ, तो ये हाफ हाफ कैंसिल, आपके पास रह गया ओनली हाफ।
तो इट मीन्स हाफ और हाफ, लेफ्ट और राइट हैंड साइड अगर इक्वल हो गई तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे अप्लाई होगा। और जब अप्लाई होगा तो इट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो करेगा। और लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, ये न्यूट्रिनो जो है दैट इज फर्मायोन्स, जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर रहे हैं। तो जो ये न्यूट्रिनो था, न्यूट्रिनो को हम लिखते हैं यहाँ पे V से। अगर न्यूट्रिनो के एंटी पार्टिकल की हम बात करें तो न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो होगा, V के ऊपर बार। तो अगर इन दोनों के मास और चार्ज की हम बात करें तो एंटी न्यूट्रिनो का मास और चार्ज 0 होता है, बट स्पिन इसकी हाफ होती है। हम यहाँ पे स्पिन के बेस पे डिफाइन करें न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को, कि तो जो न्यूट्रिनो का यहाँ पे मोमेंटम है और स्पिन इसकी अपोजिट है जब वो क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज में मूव करते हुए देखा जाए तो मोमेंटम और स्पिन दोनों ही एंटी पैरेलल हैं एक दूसरे के। लेकिन एंटी न्यूट्रिनो के केस में जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो मोमेंटम और स्पिन तो हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे पैरेलल होगी दोनों की, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में अवेलेबल है। तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं यहाँ पे इनकी हेलिसिटी के बेस पर। तो हेलिसिटी का यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, H इज इक्वल टू पी डॉट एस डिवाइडेड बाय पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब मोमेंटम मैग्नीट्यूड, और स्पिन का मैग्नीट्यूड। तो हम देख सकते हैं कि जो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स थे उनकी हेलिसिटी -1 होगी बीटा नेगेटिव की, और एंटी न्यूट्रिनो मतलब बीटा पॉजिटिव पार्टिकल की हेलिसिटी इज +1।